ठीक बच्चों, नीलकंठ पढ़ने वाले हैं हम आज। 15 लेसन है, 14 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ये वाला लेसन रेडी करने वाले। इस लेसन के बारे में पहले कुछ नहीं बताने वाली मैं, अच्छी सी स्टोरी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तब भी वो पता चलनी चाहिए आपको, तब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। एक वो बना रहता है ना कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तो वो देखते हैं क्या होने वाला है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यानी कोई अतिथि यानी मेहमान आए हुए होंगे, उनको स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं ना हम लोग कि भाई चलो स्टेशन तक छोड़ के आते हैं, ऐसे लेखिका भी उनको छोड़कर जब वापस आ रही थी तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का उनके दिमाग में ध्यान आया और वो उस तरफ ड्राइवर को चलने के लिए बोलने लगी। और बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया कि तुम रुको। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। यानी उसने सलाम किया गुरुजी को और बोला कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए मुझसे पूछा था कि कोई मोर के बच्चे हो तो मुझे चाहिए, तो एक कोई चिड़ी मार शंकरगढ़ से ये मोर मोरनी का जोड़ा पकड़कर लाया है, क्योंकि वो मोर के पंजों से दवा बनती है, तो इसलिए वो तो लोग क्या होते हैं उसको खरीदते हैं, बहुत अच्छे दामों में खरीदते हैं। और दुकान वाले ने अपना पेशा बना रखा था, वो उनको बेचा करता था। लेकिन उसने मना कर दिया था, उसने बोला कि मेरे दिल में भी तो इंसानियत है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो तो इनको मारने के लिए ले जा रहे थे और मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वो तो क्या करते ही तो रोजगार ही खराब है, मतलब ये तो काम ही खराब है, इसमें तो पकड़ो पकड़ो और मारो मारो होता है, पर क्या करे, रोजी रोटी है इसलिए करना पड़ता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं, यानी निश्चित स्टेशन कहते हैं ना, स्टेशन आने पर ही ट्रेन रुकती है, कोई ऐसे रास्ते में तो नहीं रुकती ना ट्रेन, कोई स्टेशन पे ही रुकती है। तो जब वो मियाँ जी बोलना शुरू करते थे ना बड़े मियाँ, तो वो रुकते नहीं थे, नॉन स्टॉप बोले ही जाते थे। इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा है कि तूफान मेल, ऐसी तूफान मेल कि धड़ाधड़ निकले ही जाए, रुके ही नहीं, उसका तो कोई स्टॉप ही नहीं था। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता, यानी जब सामने वाला थक जाता था उसकी सुन सुन के तब बोलता था आप चुप रहो, शांत बैठो, तब वो चुप होता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते यानी उसके हाथ जिधर उन्होंने किया उस तरफ देखते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे, यानी तीतर जैसे लग रहे थे, छोटे थे ना इसलिए बच्चे थे, इसलिए पिंजरा इतना संकीर्ण था, छोटा था, संकीर्ण यानी छोटा था कि वे पक्षी शावक यानी बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी बड़े चित्र जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो अच्छे से हिल डुल नहीं पा रहे थे, तो वो पोज बनाकर बैठे हुए थे, इसलिए वो कैसे लग रहे थे, फ्रेम में चित्र की तरह। मेरे निरीक्षण यानी देखने के बाद साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी, यानी उनकी जो वो बोल रहे थे कंटिन्यूअस बोले जा रहे थे, भाषण दिए ही जा रहे थे। ईमान कसम मतलब जो काम करते हैं, जो अपना रोजगार होता है उसकी कसम। गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा, अब आप जो मुनासिब समझे।
अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। यानी 30 रुपए लिए हैं कि बहुत बार कहा, तब जाकर माना ही नहीं। वो बहुत बड़ी कीमत मांग रहा था क्योंकि वो मूंजी था, यानी मनमोजी था, और देने पड़े क्योंकि आपका ख्याल आ गया, इसलिए उसको देने पड़े। आप जो भी दे दे तो भाई 30 रुपए तो देने ही थे, उसके अलावा देंगे नहीं, और ज्यादा भी देने पड़ेंगे। 5 बड़े लिया के मतलब 5 और एक्स्ट्रा देकर जो लेखिका है वो उनको खरीद लिया पिंजड़े को। अब जब गाड़ी में वो पिंजरा रखा ना, तो लेखिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोनों शावक यानी दोनों बच्चे क्या पिंजरा समेत उड़ जाना चाहते हैं। वो इस तरह से उसमें छटपटा रहे थे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। घर पर सब लोग बोले, क्योंकि वो बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहे थे पहचान में ठीक से कि मोर, क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उनके पंख वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए घर पे सबने कहा कि ये तो तीतर है, उसने दुकान वाले ने आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, क्योंकि कई बार वो ठग लिया था ऐसे ही, तो लेखिका चिढ़ जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में कुछ विशेषता आ गई थी। यानी जब चिढ़ा दिया ना, तो लेखिका भी थोड़े सा उनके प्रति वैसे हो गई थी, उसका व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो गया था उनके प्रति। पहले पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू है ना भुने हुए अनाज से बनता है, चने गेहूं और कई तरह का होता है, मक्के का भी बनता है, तो उसको क्या पानी में घोलते हैं या दही छाछ के साथ उसको खाया जाता है। तो वो सत्तू घोला गया और उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रखी गई और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से, यानी चूहेदानी चूहा पकड़ने की जो पिंजरा होता है वो छोटा सा ही होता है ना, तो इस तरह छोटे से पिंजरे से वो बाहर निकलकर मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, अंत में इस लुका छिपी से तककर, लुका छिपी खेलते हो, आंख मिचौली, वो उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी एक टोकरी उसमें रद्दी कागज रखती थी लेखिका, तो उसमें वो लोग घुस गए। 2-4 दिन से इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। यानी दिन में तो उनको डर लगता था क्योंकि लोग घूमते रहते थे, इसलिए वो क्या करते थे, छुप जाते थे कहीं, कभी मेज के नीचे, बेड के नीचे, मतलब कहीं ना कहीं वो छुप जाया करते थे और रात में उस टोकरी में ही आकर प्रकट होते थे, यानी दिखते थे। फिर आश्वस्त हो जाते, पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते, यानी अचानक प्रकट हो जाते थे। कभी कहाँ मेज पर, फिर धीरे धीरे क्या हो गए, वो उनसे घुल मिल गए। अब उनको वो ऐसे हो गए कि हाँ यहाँ पर कोई भी उनको परेशान नहीं करेगा, कोई मारेगा नहीं। जब उनको ये तसल्ली हो गई तो फिर वो मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी अचानक से सिर पर आकर बैठ जाया करते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था क्योंकि खुला होगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। और जो उनकी बिल्ली है चित्रा, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, वो नवागुंतुका का, यानी नए आए मेहमानों का क्या कर लेती, पता लगा लेती, और बिल्ली तो फिर क्या करती, उनको खा जाती। शोध यानी मतलब वो रिसर्च कर लेती, भाई ये तो यहाँ कोई है, फिर तो वो उनको खाकर ही मानती। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, मतलब वैसे बिल्ली क्योंकि उसका पेट वेट भरा रहता है तो वो चूहों को भी नहीं मारती, परंतु क्या है, वो अपरिचित थे, वो नए थे उसके लिए, बिल्ली के लिए, उनसे उसकी दोस्ती नहीं थी, इसलिए हो सकता वो उनको खा जाती।
पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, इसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि यानी उसकी नजरों में नहीं आए। अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभागिनी मार्जारी के लिए ऐसे है कि कहीं यानी कोई एरा गेरा, वो अब नए थे तो बिल्ली के लिए तो क्या थे, वो नए थे, अरे गहरे थे, यानी कोई नहीं जानने वाले अरे गहरे ही होते हैं। तो बिल्ली को ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी कुर्सी पर कोई और आकर बैठे, इसलिए हो सकता है वो उनको मारती, परेशान करती, इसलिए वो कमरा का दरवाजा बंद रखती थी लेखिका। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जब वो हिल मिल गए, बड़े होने लगे, तो वो परेशान करने लगे, तो जहां पर बड़ा पिंजरा था वहां पर उनको पहुंचा दिया गया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब घर में नई बहू आती है तो सब लोग उसको देखने भागते हैं ना कौतूहल से, अरे नई बहू आई है, सब लोग बड़े शौक से उसको देखने जाते हैं। तो जो पुराने जानवर थे, पुराने जो पक्षी थे, कबूतर वगैरह, खरगोश, वो सब है ना, उनको देखने लगे कौतूहल से, ऐसे मतलब आश्चर्य से देखने लगे। लक्का कबूतर, लक्का उसका नाम था कबूतर का, सारे जानवरों को उन्होंने क्या रखे हुए थे, नाम रखे हुए थे। उसने क्या कर दिया, नाचना छोड़ दिया और दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगा, यानी गाने लगा। कबूतर क्या बोलता, कबूतर की बोली को गुटुरगु ही कहते, तो वो करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, और जो खरगोश थे बड़े वाले, वो लाइन लगा के बैठ गए और उनको देखने लगे, उनका जैसे निरीक्षण कर रहे हो, जांच पर रख रहे हो, वो करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और जो छोटे छोटे खरगोश थे उनके चारों तरफ कूदने लगे। तोते मानो भली बाती देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल, भूकंप आ गया हो, क्योंकि वो नए नए आए थे। अब है ना, सब जो पुराने लोग थे वो तो क्या घुल मिल गए थे, एक दूसरे को जानते थे। अब नए कोई आएगा तो अचानक से ऐसे आ जाएगा, तो वो उनके लिए क्या था, आश्चर्य था। अब वो सब लोग उसको देख, अपना अपना जो काम कर रहे थे वो सब छोड़कर उन दोनों को देखने लगे। कबूतर जो नाच रहे थे वो उन्होंने नाचना बंद कर दिया, गुटुरगु करने लगे उनको देखकर। खरगोश जो बड़े थे लाइन से बैठ गए, उनकी तरफ बहुत ध्यान लगाकर देखने लगे। तो इस तरह से वहां पर मानो चिड़ियाघर में क्या आ गया, कोई भूचाल आ गया हो और सब लोग एकदम से घबरा गए हों। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, अब वो क्या, बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमश और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। इल्ली मतलब तितली का बच्चा होता है। स्टार्टिंग में छोटी इल्ली होती है, उसमें कोई ज्यादा रंग नहीं होते, वो प्लेन सा होता है। फिर बाद में उसके पंख डेवलप होते हैं रंगीन, फिर वो सुंदर तितली के रूप में बनती है। सेम वैसे ही जो मोर थे वो क्या, बड़े होने लगे, फिर उनके पंख निकलने लगे, उनके पैर डेवलप होने लगे, कलगी बन गई, तो वो उनका विकास होने लगा। मोर के सिर की कलगी और सघन मतलब घनी, ऐसे घनी थी, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। जो चोंच थी वो क्या, और ज्यादा पैनी हो गई, छोटी सी थी, इतनी पैनी नहीं थी, और फिर बाद में पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीला घुत्ती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगी काम में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, यानी आंखें भी उनकी गोल गोल तीखी मतलब बड़ी हो गई और अच्छी लगने लगी। और लंबी ग्रीवा यानी ये जो गर्दन, वो क्या, लंबी हो गई। और उसमें भी आपने देखना कभी, उसमें भी ऐसे बनी होती हैं ब्लू और ग्रीन कलर के वो डॉट्स बने होते हैं, तो वो जब धूप छाई तरंगे, यानी उसमें भी तरंगे जैसी चमक मतलब आने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी
रंग उदित हो उठे। यानी आपने देखे होंगे मोर के पंख, लास्ट में जाके उस पर क्या बना होता है, चंद्रमा की जैसी आकृति बनी होती है ना, तो वही यहाँ पर बताई जा रही है कि इंद्रधनुषी रंग मतलब इंद्र धनुष के समान रंगों की उस पे चंद्रिका बन गई, यानी चंद्र के जैसी आकृति बन गई। रंग रहित पैरों को, मोर के पंख अच्छे नहीं होते, पूरा मोर इतना सुंदर लगता है, लेकिन जब उसके पैरों की तरफ नजर डालोगे तो वो गंदे से होते हैं। इसलिए वही बताई गई है कि उसके पैर बिना रंगहीन पैर थे, मतलब पैर सुंदर नहीं थे। तो वो चीज लेखिका द्वारा बताई जा रही है। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा, भंगिमा मतलब एक वो बना लेना कि आंखों आकृति से, जैसे ऐसे आंख करके देखना, टेढ़ी आंख करके देखना, कभी ऐसे देखना, तो मतलब आंखों को वो अलग अलग तरीके से बनाकर देखना, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया था। गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, मतलब आंखों के साथ, सॉरी गर्दन नहीं, आंखों से वो क्या करने लगे, आंखों को नीची कर दाना चुनना, फिर पानी पीना, टेढ़ी कर, यूं टेढ़ी करके दूसरा कोई बोल रहा था उसके शब्दों को सुनना, ये सारी क्रियाएं वो करने लगे। इससे क्या हो गई, उनकी सौंदर्यता यानी उनकी सुंदरता बढ़ गई। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। गति यानी समय का कोई नहीं नाप, समय को कोई भी नहीं नाप सकता। समय तो अपने अनुसार बढ़ता ही है, समय कभी नहीं रुकता, वो हमेशा आगे चलता है। ये बता रही है लेखिका कि समय को कोई भी नहीं नाप सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, क्योंकि मोरनी आपने कभी देखना जो छोटी सी होती है ना, जिसके पंख वंख नहीं होते, छोटे छोटे से पंख होते हैं और ऐसे थोड़ा सा ब्राउन से कलर, ब्लैक ब्राउनिश कलर की होती है, ज्यादा सुंदर नहीं होती है मोरनी, तो है ना। जो मोरनी थी वो उतनी सुंदर तो नहीं थी मोर की जैसे, लेकिन वो उसका भी विकास हुआ था। उसकी लंबी गर्दन, मोर की हमेशा लंबी गर्दन होती है ना। चंचल कलगी, मतलब उसकी भी हवा में ऊपर कलगी, हर मोर और मोरनी दोनों की होती है कलगी। पंखों की शान से पत्रलेखा, यानी मैंने बोला ना कि पंख मोर के जैसे नहीं होते उस मोरनी के, उसके मतलब छोटे पंख थे। मंथर गति से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी, यानी वो दोनों की क्या, दोनों साथी बन गए। मोर और मोरनी दोनों साथी बन चुके थे अब तक। नीला ग्रीवा, नीली ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, यानी शिव जी को कहते हैं ना नीलकंठ, क्यों कहते हैं शिव जी को, क्योंकि उनके कंठ में आपने देखा होगा विष पीने की वजह से नीली वो नीला बना हुआ है, इसी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं। इसीलिए मोर की जो गर्दन थी वो नीली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, है ना। कृष्ण राधा मतलब वो थे ना, तो जो मोरनी थी उसके मोर के साथ साथ रहती थी, दोनों साथ साथ रहते थे, इसलिए मोरनी का नामकरण क्या हुआ, राधा के रूप में हुआ। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया, और पता ही नहीं चला क्या बन बैठा मोर, सरदार बन गया। पूरे जितने चिड़िया घर में वो थे, उसका जो छोटा बड़ा पिंजरा था उसका वो चिड़ियाघर के रूप में उसने वो बनाया हुआ था, और उसका पता ही नहीं चला कि वो जो मोर था सरदार बन गया उन सब का। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चचू प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ा। मतलब सुबह सुबह पूरी सेना लेकर जहां दाना डाला जाता था वहां पहुंच जाता और चारों तरफ चक्कर लगाता रहता। अगर कोई भी बदमाशी करता तो जो अपनी चौंच थी उसकी, उससे उसको मारा करता था, जैसे ऐसे लगता था मानो वो उसको दंड दे रहा हो।
खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से उनके कान पकड़ पकड़ कर ऊपर उठा लेता था, छोटे छोटे बच्चों को, और जब तक वे अंतर्कर्दन न करने लगते, यानी चिल्लाने नहीं लगते, चीखने नहीं लगते, रोने नहीं लगते, तब तक वो लटका के रखता था, ऐसे ऊपर जमीन से ऊपर उनको लटका कर रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, और पैनी होती थी तो जब ज्यादा टाइम पर तो कान से उठाता था तो कभी कभी कान में क्या हो जाता था, लग जाती थी उसकी चोट से। कर्णवेध मतलब छेद कराते हैं ना जाके, वो उस तरह से छेद हो जाया करता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे, फिर वो जैसे ही देख लेते थे तो बाद में शांत रहते थे, उसको देखकर शांत रहते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था, लेकिन वो दंड देने के साथ साथ क्या, उनसे प्रेम भी बहुत करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेलते रहते, यानी जब वो पंख फैलाकर ऐसे बैठ जाता मिट्टी में तो सारे वो जो छोटे जीव जंतु थे उसके पंखों के चारों तरफ खेलते थे, तो ऐसे लगता था आंख मिचोली का खेल खेल रहे हो या पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हो। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया, यानी पिंजरे में कौन आ गया, बड़ा सांप आ गया। सब तो छुप गए लेकिन वो खरगोश का बच्चा नहीं भाग पाया और वो उसकी पकड़ में आ गया, और सांप ने क्या, उसे निगलने का प्रयास किया। उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे, यानी इस तरह से दबा रखा था कि वो स्पष्ट रूप से किसी को बुला भी नहीं सकता था बोलकर। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया, यानी जो मोर ऊपर सो रहा था वही नीलकंठ, उसको वो उसकी ची 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 मतलब करने की ध्वनि सुनाई दी और वो झट से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब उसने सोचा कि अगर वो उसके फन पर चोंच मारेगा तो हो सकता है कि है ना उसके भी लग जाए, खरगोश को भी लग जाए और वो घायल हो जाए, इसलिए उसने सांप के को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। जब सांप को इतना उसने चोंच मारी, बहुत चोंच मारी, तो सांप क्या हो गया, अधमरा हो गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और खरगोश का बच्चा उसके मुंह से निकल गया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। अब निकल तो गया लेकिन वो इतना परेशान हो गया था, इतना वो हो गया था कि वहीं पर वो पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, राधा भी नहीं आई। देखो सबको अपनी जान प्यारी होती है, वैसे सब दोस्ती निभाते हैं, लेकिन राधा नहीं आई, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर रही थी। लेकिन उसने एक काम किया कि वो अब धीरे धीरे बोलने लगी, ऐसे आवाजें निकालने लगी जिससे पता चल जाए कि कुछ गलत हो रहा है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब तक शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, यानी गर्मी देता रहा। कार्तिक ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप में और स्वभाव को देखकर समझ में आ गया। कार्तिकेय जी, गणेश जी के भाई जो है कार्तिकेय जी, उनकी सवारी है मोर। अब पता चल रहा है ये सब देखकर, ये सब कहानी देखकर ऐसा पता चल लग रहा है कि मोर को उन्होंने अपनी सवारी क्यों चुना होगा, उसकी अच्छाइयों की वजह से, उसकी ये दया की वजह से, उसकी इंसानियत की वजह से, उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उन्होंने उसको अपनी सवारी के रूप में चुना होगा। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। हिंसक मतलब हिंसा वो पसंद नहीं करता, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि बाज और चील क्या करते हैं,
दूसरे जानवरों को झपट्टा मारते हैं वो हिंसक होते हैं, हिंसा करते हैं, जबकि मोर ऐसा क्रूर कर्म नहीं करता, यानी ऐसा गलत काम वो नहीं करता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था, यानी इंसानों के बीच रहते रहते उसमें इंसानियत भी आ गई थी। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में से घूमकर वह किसी लक्ष्य संपर्क ठहर जाता था, यानी अपने इंद्रधनुष जैसे पंखों को जब वो फैलाकर नाचा करता था, ऐसे मंडलाकार, आपने देखा होगा इस तरह से, ये इस आकृति को मंडलाकार आकृति कहते हैं, तो वो नाचा करता था। और जब वो नाचता था तो ऐसे लगता था लय ताल सब बिल्कुल बराबर है, और कभी दाएं कभी बाएं इस क्रम में वो घूमा करता था, एक संपरी। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, क्योंकि उसके तो पंख होते नहीं है, जो मोरनी होती है उसके बड़े बड़े ऐसे पंख नहीं होते, इसलिए वो उसके जैसे नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वो नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब वो भी जब वो नीलकंठ नृत्य करता था, नाचता था, तो वो उस तरफ के पंखों को छूकर इस तरफ और इस तरफ के को छूकर उस तरफ, यानी दाएं से बाएं बाएं से दाएं की तरफ वो घूमती रहती थी। उसके साथ साथ समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। मतलब उस आकृति बनाकर नृत्य जैसे करते ना, पंख फैलाकर वो उस लेखिका के सामने खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा का नित्य का क्रम बन गया, यानी रोज का यही क्रम बन गया था। अब जब लेखिका आती थी तो वो ऐसे ही खड़ा हो जाता था। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी मतलब खुशी, बहुत ज्यादा ऐसे खुश हो जाता था वो, कोई भी उसको ऐसा लगता था कि ये मतलब मोर है तो उसको देखकर क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है उसका, इसलिए वो खुश हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन यानी अच्छा व्यक्ति की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चौथ से वह भयंकर विष भर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि लेखिका को लग नहीं जाए। मतलब धीरे धीरे आराम से, बहुत धीरे धीरे उठाकर वो उन भुने हुए चने के दानों को खा लेता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी फल लगे हुए पेड़ों से ज्यादा उसे क्या भाते थे, फूल वाले, पुष्पित यानी जो फूल से लदे हुए वृक्ष होते थे उन पर बैठना वो ज्यादा पसंद करता था। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से जो आते ना फूल, उनके जब बसंत ऋतु होती है तो हर पेड़ में फूल मंजरियां, आपने नीम में भी देखी होगी, व्हाइट कलर की आती है, ऐसे सब में आती है, तो उससे जब लग जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ेगा, यानी बाहर जाने के लिए वो बहुत मचल जाता था, इसलिए फिर अंत में क्या करना पड़ता था, उसको पिंजरे से बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उसकी मंद कैका की गूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। वर्षा ऋतु सबसे प्रिय ऋतु थी और जब वो ऋतु आती थी तो वो क्या एकदम अधीर हो उठते थे और अपनी आवाज निकालने लगते थे। क्योंकि आपने देखा होगा अगर बारिश आने वाली होती है और बादल जब घिरते हैं तो मोर बहुत तेज तेज बोलते हैं। मेघ के गर्जन के ताल पर ही
उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और जैसे ही बादल गरजते वो पंख फैलाकर अपना नृत्य शुरू कर देता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही मतलब उतनी ही तेज गति के साथ वो नृत्य करना शुरू कर देता था और जिस उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता, यानी तेज से तेज होता चला जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, यानी गीला हो जाता। फिर जब बारिश बंद हो जाती तो वो अपने पंखों को ऐसे पैरों पर रखकर उनको सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे, यानी उनको पी लेते थे ऐसे टपकते पंखों से, तो फिर जिससे कि पंख सूख जाए। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण कथा है। मतलब अब एक किस तरह से उनके अंत हुआ ये देखते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस तरह एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। यानी लेखिका ये सोचकर गई थी कि अब की बार दुकान की तरफ देखूंगी नहीं, कोई भी पक्षी देखकर नहीं आऊंगी, लेकिन वहां पर एक मोरनी को धागे से बंधा हुआ देखकर, उसके पैरों को टूटा हुआ देखकर क्या लेखिका को दया हो गई और उसने उसको ले लिया। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश है कि 7 रुपए देकर मैं उसको अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई लेखिका। और फिर वो पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना, पंजों की मरहम पट्टी की गई और फिर महीने भर में वो अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई क्या चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुसार ही वो कैसी थी, कुब्जा ही थी, मतलब अच्छे स्वभाव की नहीं थी। एक सेकंड बच्चों, हम ज्यादा ऊपर चले गए हैं। हाँ, वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली थी, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी, यानी राधा को उससे अलग करना चाहती थी, वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। इस वजह से वो राधा को मारती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को दूर धकेल दिया और फिर उसके अंडे अपने ठूठ जैसे पंजों से फोड़ डाले और इधर उधर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, यानी वो क्या दुखी रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर लेखिका ने उसको उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर आकर छिप गया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट, आंखों में एक शून्यता रहती, यानी वो खुश नहीं रहता, थका थका सा रहता, परेशान रहता था और आंखें भी उसकी अब पहले जैसी चमकती नहीं थी, शांत हो गई थी। पर उसकी
अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर लेखिका को क्या हुआ? संदेह हुआ, क्योंकि वो वैसे की वैसे ही बैठा हुआ था और वो नहीं आया। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के सकबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। संगम इलाहाबाद में है, जहाँ पर नदियां मिलती हैं, प्रयागराज जिसका अब नाम रख दिया गया है। वहां लेकर गई लेखिका उसको। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रभावित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो डालने गंगा ने उसको अपने अंदर समा लिया और ऐसे लग रहा था कि गंगा ने अपना एक विशाल रूप धारण कर लिया है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानी चुपचाप वो दुखी होकर बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह क्या कर रही थी? कई बार उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि वो फिर से लौट आएगा, पर दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती थी। एक दिन आम से उतरी हुई थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती, यानी कुत्ता पला हुआ था, वो सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। कि 3 पक्षी, मतलब इनके भी स्वभाव में क्या होता है? पक्षियों का भी स्वभाव अलग अलग होता है। जहाँ नीलकंठ इतना शांत और इतना अच्छा मिलनसार और मतलब दया भावी था और राधा उसका साथ देती थी, दोनों प्रेम से रहते थे, वहीं कुब्जा बिल्कुल उनके विपरीत अलग स्वभाव की थी। उसका स्वभाव क्रूर था और उसने आते ही पिंजरे में क्या क्रूरता का प्रमाण दिया था कि राधा को उसने मारा, उसके अंडे फोड़ दिए। नीलकंठ उसको पसंद नहीं करता था, फिर भी उसके पास जाने की कोशिश करती थी और इसी उससे नीलकंठ मर भी गया। तो इस तरह से पक्षियों का भी स्वभाव क्या होता है? अलग अलग होता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती है, यानी आवाज लगाकर। जब मेघ में बादल आते हैं तो वो आवाज लगाती है। और इस लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। ये बहुत प्रकृति का इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है अपने उसमें। ठीक बच्चों, बाय बाय, आज का लेसन फिनिश। ओके, बाय।